प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद करीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ इत्तेहादियों के मुतालिक। अब याद रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जिसने कई बार गिले शिकवे किए और ये भी कहा कि हमें वो वाली वजारतें नहीं मिल रही जो कि हमें मिलनी चाहिए थी, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने आखिरकार समझौता कर लिया और मोनिस इलाही जो कि माजी में NICL स्कैम से उनका नाम जुड़ा हुआ था, ऑफशोर प्रॉपर्टी से उनका नाम जुड़ा हुआ था, वो ना सिर्फ मिनिस्टर फॉर वाटर का कलमदान और उसकी तमाम जिम्मेदारियों को उनको अब सौंप दी गई हैं, लेकिन मुस्लिम लीग काफ ने भी आखिरकार एक तरह से ना सिर्फ उनकी तसल्ली हुई है लेकिन PTI के साथ यकजहत हो गई है। लेकिन क्या जो बाकी महाज हैं, चाहे वो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखते हों, उस पर अगर देखा जाए तो PTI एक बार फिर मुश्किलात का सामना कर रही है। पंजाब में जो हम ख्याल ग्रुप है उसमें जो उसके एक सीनियर रहनुमा नज़ीर चौहान साहब हैं उनको गिरफ़्तार कर दिया था FIA ने, और उसके बाद उनका 2 दिन के रिमांड की रोशनी में हम ख्याल ग्रुप के लीडरान ने भी कहा कि उनको एक बार फिर टारगेट किया जा रहा है और कि ये एक तसलसल है और ये तसलसल मुशीर दाखिला की जानिब से देखने को मिल रहा है। साथ में सूबा सिंध उस पर भी बात करेंगे जहां एक और अहम इत्तेहादी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से भी ताल्लुक़ रखते हैं और जो एंटी पीपल्स पार्टी की एक इत्तेहाद है GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत की एक सतून है सिंध में, उनके पीर पगाड़ा साहब का भी कहना है कि हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है। जनाब शराजी साहब, पहले सर जनूबी पंजाब की तरफ आते हैं और वहाँ जो हम ख्याल ग्रुप सर प्रोटेस्ट कर रहा है बार बार कि आप उनको क्यों टारगेट कर रहे हैं, आप शुगर लॉबी को क्यों टारगेट कर रहे हैं, उनके भी बुनियादी हकूक़ हैं। लेकिन सर पहले अगर हम बात करें नज़ीर चौहान साहब की, पहले तो उनका 2 दिन का रिमांड था और फिर उसके बाद अदालत ने कहा कि कोई बुनियादी वजूहात नहीं है कि उनके रिमांड की तौसी की जाए। क्या राय रखते हैं जनाब? मेरे ख़्याल में ये मामले में जो कुछ किया गया है ये बिला ज़रूरत है ख्याल मेरे ख़्याल में, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी भी सियासी रहनुमा पे या किसी भी गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ पे इस तरह के इल्ज़ामात आए हों। यकीनी तौर पे आते रहते हैं, लेकिन अगर इन इल्ज़ामात को लेके मामलात को इस तरफ ले जाया जाए तो फिर तो कल को इस तरह की मुकदमात का और गिरफ़्तारियों का एक जुम्मा बाज़ार लग जाएगा। सर इस मुल्क के अंदर तो बड़ी एक लंबी रिवायत है और कि लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, और कुछ तो केसेस ऐसे हैं जो बड़े बड़े, मतलब है कि इमरान खान साहब इस मुल्क के आज प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या केस चल रहा है। याद होगा जब धरना हो रहा था तो उस वक्त उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि उस वक्त की जो गवर्नमेंट है, और बिलखुसूस उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया था कि उनको वहाँ से 7 बिलियन की ऑफ़र है कि आप धरना ख़त्म कर दें और अब इतने पैसे ले लें। आज मुकदमा वो अदालतों में चल रहा है। तो मैं समझता हूँ अगर इस तरह के इल्ज़ामात शहजाद अकबर साहब के हवाले से जैसा भी इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, ऐसी बातों को अनसुना करना चाहिए, और पार्टी के अंदर से लोग अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना पड़ता है और नज़रअंदाज करना पड़ता है। और अगर आप लेके चलेंगे तो उसका मतलब है कि आप अपने मुखालफिन को कि जो कल को हुकूमत में हो सकते हैं उनको भी एक राह दिखा रहे हैं कि कोई भी इस तरह की ज़बान खोले तो फिर उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, उनको जेलों में डाला जाए। हम ये दोनों जाविये अगर सामने रखें, उनका कहना है मुशीर दाखिला का कि आप उनकी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं कि नज़ीर चौहान साहब ने बेताशा गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दिए जो मजहबी तौर पे नफ़रतें फैला रहे थे, फ़िरकावारियत फैला रहे थे। वो उस तरह के नुकात हैं सर, उनको उसके अंडर ही उनकी कंप्लेंट भी हुई है सेक्शन 11 के तहत, सेक्शन 20 के तहत और ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत। किस तरह देखते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है यकीनी तौर पे उनके कंसर्न्स को हम एक जगह देते हैं, ज़रूर उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके अंदर भी एक जान है, लेकिन मेरा बार बार जो नुक्ता जिसके ऊपर मैं एक तवज्जो देना चाहता हूँ वो ये है कि इस मामले को एड्रेस करने का ये हरगिज़ मुनासिब तरीका नहीं है। देखें, इससे पहले भी कई हमारे हाई प्रोफाइल्स लोग हैं, मुख्तलिफ़ ओहदों पे हैं या सियासतदान हैं या मुख्तलिफ़ शोबों से जुड़े लोग हैं,
उनके बारे में भी सोशल मीडिया से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन आपने भी देखा, मैंने देखा कि बहुत सारी शख्सियात ने तो उस सारे मामले को इग्नोर किया और यहाँ तक कि उनके ऊपर एक लफ्ज़ भी उन्होंने रिएक्शन शो नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी बेस्ट हिकमत अमली होती है। दूसरा, अगर आप समझते हैं कि आपकी जान को ख़तरा है या आपको किसी हवाले से डिफेम किया जा रहा है, तो बेहतर यह है कि आप अपनी वजाहत दे दें। आजकल मीडिया के डिफरेंट फोरम्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि लोग उन वजाहतों को तस्लीम करते हैं और कोई आपके लिए मुश्किलात पैदा हरगिज़ नहीं होती। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप कोई इस तरह ज़बान खोलें और आप उनके खिलाफ मुकदमात बनाएं, फिर उनको गिरफ़्तार करें, फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हो। इससे मैं समझता हूँ कि नफ़रतें बढ़ती हैं और ज़ाहिर सी बात है ये इस तासुर को ज़ायल करने का मुझे नहीं लगता कि कोई मुनासिब तरीका है। इससे ज़ाहिर सी बात है वो लोग भी ये अखज़ कर सकते हैं कि शायद फिर कुछ दाल में काला है, तभी आप इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो कर रहे हैं। बेहतर यह है कि आप इग्नोर करें, और इग्नोर करने की पॉलिसी माजी में भी लोगों ने इख्तियार की है, उसके नतायज मुस्बत सामने आए हैं। हमें नहीं लगता कि इस बुनियाद के ऊपर लोगों को टारगेट किया गया हो, विक्टिमाइज़ किया गया हो या उनकी ज़िंदगी के लिए कोई बहुत बड़े खतरात बने हों। लम्हाती होते हैं, स्टेटमेंट आती है, लोग सुन लेते हैं, उसके बाद रात गई बात गई, तो जनाब मामला क्या खत्म आप हो इस जाता बात है। से इत्तेफाक करेंगे कि वो गिरफ्तारियां जिनको नहीं होना चाहिए उनको किया जा रहा है और वो गिरफ्तारियां जिनको होना चाहिए, यानी ये जो सारे हम ख्याल ग्रुप, ये आखिरकार एक, आप तो जानते हैं सर, ये एक शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट का एक ये नतीजा है। और उसमें एक तवील फहरिस्त थी जिसमें आपके अहम तरीन काबीना मेंबरान थे, आपकी सियासी जमात के लीडरान थे, आपके सियासी इत्तेहादी थे। वहाँ तो सर एक गिरफ्तारी भी नहीं हुई, बल्कि वो जो अशखास हैं वो दंदनाते हुए फिर रहे हैं। जो चीनी की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। लेकिन नज़ीर चौहान साहब को आपने पीका के अंडर अरेस्ट कर लिया है, तो उस हवाले से जनाब ज़रूर बताइएगा। असद, बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया आपने कि वो शख्स के जो एक किसी शख्स की सलामती के लिए ख़तरा बना है, उसको तो आप एक तरह से इबरत का निशान बनाना चाहते हैं कि ऐसा कोई कभी ना करे। लेकिन वो अशखास के जो इस मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा हैं, जो इस मुल्क की जड़ें काट रहे हैं, जो इस मुल्क के अंदर करप्शन को फ़रोग दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, हम नहीं कह रहे, वो लोग के जो इस मुल्क के अंदर लूट मार कर रहे हैं, उनके लिए तो आपके यहाँ बड़ा नरम गोशा है कि एक कोई प्रेशर ग्रुप डेवलप हो जाता है, उस प्रेशर ग्रुप से आप जाके मुलाकातें भी करते हैं, उनको तसल्ली भी देते हैं, और फिर वो इदारा के जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो अदालतों में जाके इन्वेस्टिगेशन अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है कि भाईजान परेशान मत होइए। अदालत को भी कहते हैं कि इनको बता दीजिए कि इनको गिरफ़्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मामला बड़ी बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, इनको ज़मानत कबल गिरफ़्तारी कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये दो स्टैंडर्ड्स तो नहीं चल सकते ना। खान साहब खुद फरमाते हैं कि वो मुल्क नहीं चल सकते जहाँ पे गरीब के लिए कुछ और कानून हो, अमीर के लिए कुछ और कानून हो। बट जो मैनिफेस्टेशन हो रही है, जो इजहार हो रहा है, जो चीज़ें प्रैक्टिस हो रही है असद, वो तो यही बता रही है कि गरीब के लिए कोई और कानून है, अमीर के लिए कोई और कानून है। भी कहते हैं कि मैं NRO किसी को नहीं दूंगा। और आपने देखा कि पार्लियामान में उन्होंने किस तरह शुगर लॉबी को खसूसी तौर पर निशाना बनाया और कहा कि ये कुछ बड़े बड़े आपके सरमायादार हैं जिन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह किया है और जिनकी वजह से आपका आम आदमी इतना सख्त मुतासर हो रहा है। तो उस हवाले से सर क्या आप ये कह सकते हैं कि NRO दे दिया गया है? ये एक तो असद है कि 2-3 दिन से आप बड़े शरारती हो गए हैं और बड़ी आप खुल के बातें कर रहे हैं। मुझे खतरा है और खदशा है कि आप पे कोई इल्ज़ाम न लग जाए कि आप किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अगर से आप बातें अलविदा कहने का टाइम आ गया है इन्हीं कुछ प्रोग्रामों में, तो बताएं ना सर। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल आपने बड़े दुरुस्त नुकात उठाए हैं सर। NRO दे दिया गया है, बड़े दुरुस्त। यकीनी तौर पे हम कह सकते हैं कि जो लोग सजा याफ्ता होते हुए इस मुल्क से चले गए, वो लोग के जिनकी पार्शल कन्विक्शन हो चुकी है, वो जमानतों के बलबूते पे इस मुल्क के अंदर घूम फिर रहे हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, इदारों को ब्लेम कर रहे हैं। तो फिर यार मतलब है कि जो भी कुछ कहे, ये तो दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के ऊपर आपने हल्का हाथ रखा हुआ है। एक तरफ तो यह है कि अगरचे कत्ल हुआ है बट आपने ECL में नाम डाल दिया, आप फौरन वज़ारत दाखिला की कमेटी बैठी और पूरी के पूरी फैमिली को, एक तरफ एक शख्स जिसने
चीनी स्कैंडल के अंदर बताया भी जा रहा है कि क्या कुछ किया है, बट लोग भी कहते हैं, नाकदीन भी बार बार कहते हैं कि वो तो लंदन चले भी जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं, उनका नाम डालने का आपको तो ये तो सॉफ्ट एनआरओज हैं। और क्या है यार, आप मतलब है कि अब आप मुझसे आप मोहर लगवाना चाह रहे हैं तो और बात है, वरना तो चीज़ें बड़ी खुल के नजर आ रही हैं कि लेकिन किस मैं तरह के जनाब लोगों ये को एनआरओज दिए जरूर गए। क्लैरिफाई करूंगा कि जिन लोगों का नाम ईसीएल पर डाल दिया है, हमें शायद ये इसके तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए कि चलें उन अशखास को तो ईसीएल पर डाल दिया। अब ये भी इसमें भी कोई शक नहीं है कि बाकियों को आप डाल नहीं पाए। लेकिन सर जो अल्टीमेट सवाल है वो ये है कि 2 साल में आम इंतखाबात होने को जा रहे हैं, जो नया पाकिस्तान सरकार है वो एक बार फिर मैंडेट मांगेगा आवाम से, और इत्तेहादी आपके कुछ ना कुछ नाराज़ हैं। इससे पहले भी जो मैंगल साहब की जमात थी वो वफाक से या कोalition से रुखसत हो गई। बलूचिस्तान सूबे में भी आप कोशिश कर रहे हैं कि बाप जमात के जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनको किसी तरह से आप स्मूथ कर लें। और अब सिंध में जो पीर पगाड़ा की जमात इल्ज़ामात लगा रही है कि आप हमसे लोग तोड़ रहे हैं, हमारी इत्तेहाद से लोग तोड़ रहे हैं, उस हवाले से सर क्या कहते हैं? जो आपके इत्तेहादी हैं क्या वो आपके साथ चलेंगे 2 साल में? इत्तेहादी तो मेरे ख्याल में अब भी चलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्हें भी किसी ने बांध के रखा हुआ है तभी वो साथ चल रहे हैं। वरना सियासत में कौन ये बात सुन सकता है कि किसी के बारे में कहा जाए कि उसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, अगरचे वो अब वफाकी वजीर हो गए हैं। आप मोने सिलाई की बात कर रहे थे कि उनको अब आबी वसाइल की मिनिस्ट्री दे दी गई है, या सिंध के अंदर आप जीडीए की बात करते हैं। शिराजी साहब, वन क्वेश्चन सर, अगर आप 4 बार कालाबाग डैम के बारे में ट्वीट करें तो क्या आपकी मिनिस्ट्री फॉर वाटर की क्वालिफिकेशन हो जाती है? वो कौन सा बैकग्राउंड है जिसके एवज आपको ये पोर्टफोलियो मिला है? बहुत अहम जिम्मेदारी है, नहीं? यकीनन इस मुल्क के अंदर अगर मैं समझता हूँ कि चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, उसमें एक ये भी है क्योंकि आपके वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी का जो सारा दारोमदार है वो इसी मिनिस्ट्री पे है। लेकिन अगर क्राइटेरिया ये है कि चंद ट्वीट्स के नतीजे में आपने किसी को, या क्योंकि पॉलिटिकल एक आपने बंदर बांट की थी और किसी का एक कोटा बनता था 3 वजारतों का या 4 का, और आपने उस बांट के अंदर इतनी अहम वजारत दे दी है, तो फिर मेरे ख्याल में आपके पॉलिटिकल विजडम और इस मुल्क के साथ जो सिंसियरिटी है और इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के हवाले से जो आपकी सिंसियरिटी, इस पे शराजी साहब पीटीआई के जो चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि जी आप हमसे क्या चाहते हैं? पंजाब में हमारी रेजर थिन अक्सरियत है, अगर हम मोने सलाही जैसे अशखास को इस तरह नहीं नवाजेंगे तो फिर हम कहाँ जाएँ? मुस्लिम लीग नवाज की तरफ हम हाथ बढ़ा सकते ही नहीं हैं, वो तो आपके नज़रियाती हरीफ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा एक वो मुश्तरका इजलास किया था यादगार पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने, जिसमें हाथ भी नहीं मिलाए गए थे। तो जनाब ये तो सियासी उनके अपोनेंट्स हैं, अगर इत्तेहादियों को भी नाराज़ करें तो जाएंगे कहाँ शराजी साहब? सियासी मुस्तकबिल के हवाले से क्या करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में नाराज़ हरगिज़ ना करें, लेकिन अगेन जब आपने अकोमोडेट करना भी है तो और बड़ी 50 वजारतें तो और भी हैं, कहीं और अकोमोडेट किया जा सकता है, और मेरे ख्याल में यही होना चाहिए। लेकिन जो आप बात कर रहे थे कि इत्तेहादी यकीनी तौर पर न सिर्फ पंजाब के अंदर काफ लीग उनसे नाराज़ है, सिंध के अंदर जीडीए उनसे नाराज़ है, बलूचिस्तान के अंदर बाप के लोग, ख़ुद पार्टी के अंदर लोग जो हैं, पार्टी के अंदर के लोग वहाँ नाराज़ हैं खुद खान साहब से, और कराची के अंदर आपने एमक्यूएम को देख लिया है कि वो भी गिले करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो खान साहब के जो सिंध के अंदर अपने पंजे गाड़ने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं और एक्सपैंड कर रहे हैं, शायद कि सिंध के अंदर भी वो कोई बहुत बड़ा कमाल कर दिखाएंगे। मुझे नहीं लगता कि 2023 के इलेक्शन के अंदर उनके लिए कोई फेवरेबल सिचुएशन होगी। यकीनी तौर पे आपने कल के शो में भी देखा है कि अगर गवादर के अंदर बिजनेस कम्युनिटी परेशान बैठी है और उनको लग रहा है कि चीज़ें बेहतर अंदाज में नहीं हो रही, तो फिर आम आदमी को तो छोड़े ना, ये तो न्यूट्रल लोग हैं, इनका कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। तो वो तो मेरे ख्याल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स गवादर के जो कल बात कर रहे थे, ये तो एक बड़ी न्यूट्रल ओपिनियन आ रही है कि चीज़ें तो आगे नहीं बढ़ रही। तो अगर चीज़ें भी आगे नहीं बढ़ रही, इत्तेहादी भी आपसे कोई ज़्यादा खुश नहीं है, तो फिर तो मेरा ख्याल में ये एक बड़ी खुशफहमी से ज़्यादा। लेकिन सर जो आपने खुद कहा कि एक चीज़ है जिससे ये तमाम सियासी जमातें आखिरकार इनको बांध दिया गया है। अगर आप मुस्लिम लीग काफ के प्रोफाइल को देखें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के प्रोफाइल को देखें और जीडीए के प्रोफाइल को देखें, अब नज़रिए में, निशाने में, अराकीन में कोई ख़ास कॉमनैलिटी नहीं है।
लेकिन एक नज़रिया है शराजी साहब, तो वो नज़रिया एक बार फिर 2023 में नहीं सामने आ जाएगा? वो इट डिपेंड्स। ये नज़रिया हमेशा इस मुल्क के अंदर ज़िंदा रहता है, लेकिन अगर जाहिर सी बात है ज़रूरत सिस्टम समझता है कि निज़ाम के अंदर अगर फिर इसी तजर्बे को दोहराया जाए कि जिसके अंदर छोटी जमातों की और इस तरह के ग्रुप्स की गुंजाइश बाकी है, तो फिर आप देखेंगे कि ये लोग फिर आएंगे और फिर इस तरह के अरेंजमेंट्स वो PTI के साथ भी जा सकते हैं, गिले भी चलते रहेंगे और साथ में एक साथ सफ़र भी जारी रहेगा। तो इस मुल्क की जमहूरियत ऐसे चलती है, यहाँ पे कहाँ पे लोग कायदे हैं। असद आपको भी पता है, हमें भी पता है, सारा मफादात का खेल है, एग्जिस्टेंस का खेल है, बाकी रहना है और मफादात भी हासिल करना है। शुक्रगुजार होना चाहिए कि जमहूरियत तो है। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे बैनुल-अक़वामी सतह के मुतालिक जो एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। यूरोपीय पार्लिमान के 16 मेंबरान ने ख़त लिखा है यूरोपियन कमीशन के सदर को, यूरोपियन कमीशन के हाई रिप्रेजेंटेटिव को, वाइस प्रेसिडेंट को कि मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है वो बेतहाशा तशवीशनाक है, दर्दनाक है, और ये भी कहा कि यूरोपियन कमीशन को फिलफौर इसका नोटिस लेना चाहिए। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि बुनियादी हकूक़ की तंजीमें, रियासत पाकिस्तान और तमाम मकबूजा कश्मीर के शहरियों की आवाज़ उठाने वाले, उनकी हमायत करने वालों का जो एक नुक्ता था कि बुनियादी हक़ खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस की रोशनी में उसको अपनाना चाहिए, वो सुरखरू हो गया है, वो बयानिया सुरखरू हो गया है। उसी ख़त में इन तमाम मेंबरान ने ज़िक्र किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशंस की रोशनी में मकबूजा कश्मीर का मुस्तक़बिल और कितना ज़्यादा अहम है। शराजी साहब, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है सर, और इसको मुख्तलिफ नुकात उठाए गए हैं। आपको याद होगा जो ऑफिस ऑफ द UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट आई थी 2018 में भी, 2019 में भी, उसका भी हवाला दे दिया गया है। और उसमें जो अहम तरीन कदम था सर, आप जानते हैं, जिसकी तजवीज़ दी गई थी कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी को बिठाना चाहिए मकबूजा कश्मीर में, उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है। इस डेवलपमेंट को आप किस तरह देखते हैं? यकीनन असद, मेरे ख़्याल में UN की रिपोर्ट का आपने ज़िक्र किया, और उसके बाद अगर यूरोप के 27 ममालिक की एक मुश्तरका पार्लिमान और उसके 16 अरकान पार्लिमान अपने यूरोपीय कमीशन के सरबराह को अगर ख़त लिखते हैं जिसके अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ की सूरत हाल के ऊपर तशवीश का इजहार किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की और कश्मीरियों की जो स्ट्रगल है उसकी जीत है। और ज़ाहिर सी बात है, जो आपने नुक्ता उठाया बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक तो हिंदुस्तान की जानिब से ये भी कहा जाता है कि शायद 5 अगस्त 2019 के इक़दाम तो अब अलग रख लें, उनके ख़्याल में अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है कश्मीर के ऊपर है वो भी ऑब्सलीट, बेकार, ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन इस ख़त ने इस बात की भी निशानदेही की है कि यूरोप के जो ममालिक हैं वो समझते हैं कि वो करारदादें अभी तक इंटैक्ट हैं और उन्हीं के नीचे ही कश्मीर के मुस्तक़बिल का फ़ैसला होना चाहिए। और बड़े वाज़ेह तौर पर इसमें लिखा गया है कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान और कश्मीरी क़यादत को भी इंगेज किया जाए और इस मसले के हल के लिए एक डायलॉग प्रोसेस इनिशिएट होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की हम ज़रा डिफरेंट अंदाज में देख रहे हैं कि कश्मीर के मामले को अगरचे हैपनिंग्स मकबूजा कश्मीर में हुई, बिलखसूस 5 अगस्त 2019 का जो इक़दाम है उसके बाद हुकूमत वक्त ने सारे मामले को बड़ा सीरियसली टेकअप किया है। और हम यही बार बार बात कहते हैं कि अगरचे आपकी आवाज़ कमज़ोर है, आप समझते हैं कि हिंदुस्तान बड़ा ताकतवर मुल्क हो गया है, वो दुनिया की ज़रूरत बन गया है और लोग अपना वज़न उसके पलड़े में डालते हैं, लेकिन अगर आप एक जस्टिफाइड और एक लेजिटिमेट कॉज के लिए आगे बढ़ें तो कमज़ोर आवाज़ भी बहरहाल अपनी जगह बना लेती है असद। और आपने देखा है कि आज यूरोप की पार्लिमान अगर ये बात कर रही है, और इससे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी हमने देखा है कि वहाँ भी हमें ऐसी तकारीर सुनने को मिली हैं जिसमें भारतीय रवैया जो है मकबूजा कश्मीर में उसको कंडेम किया गया और उसके ऊपर कंसर्न शो किए गए हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इस तरह के एफर्ट्स को ऑन रखे, और अगर ऑन रहेंगी
तो मुझे नहीं लगता कि अगरचे हम भारत एक ताकतवर मुल्क है अपनी जगह पे माशी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी, और हमें बड़े महाजों पे उसने बड़ा टफ टाइम दिया है, वो फैटफ हो या अब आप रिसेंटली देखें आप, हम कश्मीर प्रीमियर लीग क्रिकेट की कराने जा रहे हैं और जो बैरून मुल्क के खिलाड़ी हैं उनको मजबूर किया जा रहा है। आपने रिसेंटली देखा होगा साउथ अफ्रीकन एक खिलाड़ी हैं बड़े मारूफ हर्शल गिब्स, जिनके एक ट्वीट भी आई है कि उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि खबरदार अगर तुम इस लीग के अंदर शरीक हो गए तो फिर हिंदुस्तान के दरवाजे तुम पे बंद कर दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब इन चीज़ों को लोग बता रहे हैं दुनिया को कि भारतीय रवैया कितना अनडेमोक्रेटिक है और कितना इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वो काम कर रहा है। तो हमें अपने एफर्ट्स ऑन रखनी चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि इस तरह के फोरम से जब ये आवाज़ें उठेंगी तो अल्टीमेटली फिर भारत को मजबूर होना पड़ेगा और कश्मीर के हवाले से जो यूएन रेजोल्यूशंस कहती हैं अल्टीमेटली उसी हाल की तरफ भारत को भी आना जनाब इसमें जो एक जो मरकजी जुमला है, वी बिलीव दैट दिस शुड यूज़ ऑल इट्स लेवरेज एंड टूल्स, और के अपने जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हमारे जो पार्टनर हैं उनके साथ ये मुआवनत करनी चाहिए कि कश्मीरियों से जो अहद किया हुआ है उसको पूरा किया जाए, जो कि बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी ने अहद किया है, और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जिससे अक़वाम मुत्तहिदा के जो करारदादें हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। तो शराजी साहब, ये इससे ज़्यादा, इन अल्फाज में इससे ज़्यादा वज़न तो हो नहीं सकता, किस तरह देखते हैं? नहीं, बिल्कुल मेरे ख़्याल में बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ, अगरचे आपको मालूम है कि यूरोपीय यूनियन हो या इवन के वाशिंगटन हो या दीगर इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स हैं, जब भी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एक क्लैरिटी नहीं होती। मेरा ख़्याल में बड़े रिवायती से जुमले हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ चीज़ों को बड़ी, जहाँ इंसानी हकूक़ की पामाली को बड़े उन्होंने वजाहत के साथ उसको एलेबोरेट किया है और उसको कंडेम किया है, वहीं पे मसले के हल के हवाले से भी उन्होंने एक रोड मैप कहूँगा सद, उन्होंने एक रोड मैप दिया है कि किस तरह इस मसले को हल करने के लिए यूरोपीय पार्लिमान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी तब्दीली है यूरोप के रवैये में, और उसमें जो तब्दीली आई है, मैं समझता हूँ कि ख़ुद कश्मीरों ने एक जो नई स्ट्रगल शुरू की है वहाँ पे, और साथ में जो पाकिस्तान ने अपना हिस्सा डाला है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। तो हमें, मैं जो पहले भी बात कर रहा था कि हमें अपनी एफर्ट्स को ऑन रखना चाहिए। जब आप किसी एक राइट कॉज के लिए किसी एफर्ट को आप लेकर चलते हैं। मेरा जनाब ये अगला ही सवाल था कि अब ये ख़त तो आ गया जनाब, 30/7 को ये ख़त आ गया, अब इसको पाकिस्तान सफारती महाजों पे किस तरह आगे बढ़ाए? मेरा ख़्याल में वो आलमी रहनुमा और वो आलमी फोरम्स के जहाँ पे जिनकी बात सुनी जाती है और जो दुनिया के अंदर मसाइल को हल करने के लिए अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमें वहाँ पे चाहिए कि जो हमारा एक सफारती मिशंस हैं वहाँ पे उनको हम एक्टिव करें, और बिलखसूस वहाँ पे न सिर्फ वहाँ की जो हुकूमतें उनको इंगेज किया जाए, बल्कि वहाँ की जो पॉलिटिकल एलीट है उनको भी इंगेज किया जाए, ताकि इस प्रेशर को और एक्सपेंड किया जाए। जब ये दुनिया के दीगर कैपिटल्स के अंदर भी बात जाएगी और वहाँ की पार्लिमान भी इंडिविजुअली इन सारे मामलात को टेकअप करेंगी और वहाँ पे डिस्कस डिबेट होंगी, तो यही बेस्ट तरीका है मेरे ख़्याल में कि हमें इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। और ये बड़ी अच्छी एग्जांपल हम कोट करेंगे जहाँ पे भी जाएंगे, और अगर हम ये बात करते हैं कि यूरोप के 27 ममालिक ने यक ज़बान हो के इस सारे मामले के ऊपर अपने कंसर्न शो किए हैं, तो फिर दीगर ममालिक को भी चाहिए कि अपनी आवाज़ इस आवाज़ के अंदर मिलाएँ और भारत को मजबूर किया जाए। और आपने देखा है रिसेंट पास के अंदर मशरक़ी तैमूर का मामला हो या सूडान का मामला हो, जहाँ जहाँ भी दुनिया को लगा है कि वहाँ पे इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना चाहिए तो हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। तो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी चीज़ें एड्रेस की जा सकती हैं। ज़रूरत समर की है कि इसके लिए जो मुनासिब जो इक़दामात हैं, और मेरे ख़्याल में कश्मीर के मामले पे जंगें हम 3 लड़ चुके हैं और दुनिया को भी मालूम है कि 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, अगर ये इस ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगी। तो मेरा ख्याल में यही तरीका है कि हमें डिप्लोमेटिकली अपने एफर्ट्स को बेस्ट वे में ऑर्गेनाइज करके ऑन करना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि हम इसमें कामयाब ना वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, यानी वो अदारा जिसके ज़रिए इंजीनियरिंग से जुड़े हुए तमाम अमूर मुल्क में रेगुलेट होते हैं, उनके इंतखाबात होने को जा रहे हैं।
लेकिन कुछ सालों से एक काफ़ी तशवीशनाक रुझान देखने को मिला जिसमें PEC जैसे अदारे को भी पोलिटिसाइज किया जा रहा है। अगर पिछले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज़ का असर हर जगह देखने को मिलता था, तो इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी से अपने एक उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है जो कि रुकने कौमी असम्बली भी हैं। अब जनाब शराजी साहब, ये बात सिर्फ PEC तक महदूद नहीं है सर, ये तमाम इस तरह के जो अदारे हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो ना सिर्फ ख़ुद मुख्तार होती हैं, लेकिन अगर आप उनके बायलॉज को भी उठा के देखें तो बात की जाती है कि मुनसफ़ाना और आज़ादाना किस्म के प्रोसेसेस को अपनाना चाहिए और इंतखाबात करने चाहिए। तो जब सियासी जमातें शिरकत करती हैं, शामिल होती हैं, अपने उम्मीदवारों को नॉमिनेट करती हैं और इस तरह के जो आपके अदारे हैं उनके इंतखाबात को एक जनरल पॉलिटिकल इलेक्शंस बना देती हैं, उस हवाले से क्या राय रखते हैं सर? बस वैसे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी ऐसा होने जा रहा है। जहन अक्ल इस बात पे यकीन करने के लिए तैयार तो नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है, बदनसीबी है कि हमें कुछ ज़्यादा बदलाव नज़र नहीं आ रहा। और बिल्कुल आपने ठीक कहा सद, इससे पहले आप एग्ज़ाम्पल लें पाकिस्तान स्टील मिल्स की, आप एग्ज़ाम्पल लें PIA की, आप एग्ज़ाम्पल दें PTCL की। कितने इदारे हैं इस मुल्क के अंदर, जिन जिन इदारों के अंदर आपने सियासत को लेके आए, वहाँ पे आपने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की, उनका असर क्या निकला है कि आज वो इदारे या तो ज़मीन बोझ हो चुके हैं या इस मुल्क की कमज़ोर मईशत के ऊपर एक बोझ के तौर पे काम कर रहे हैं। आपको हर साल अरबों रुपए इंजेक्ट करने पड़ते हैं तो तब जाके इदारे चलते हैं, और ना करें तो वो चल नहीं पाते। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने इन इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के अंदर भी सियासत को लेके आना है और अपने कुछ पसंदीदा लोगों को बिठाना है, तो उन लोगों को तो पहले दिन से वो चौड़े होकर बैठ जाते हैं, उनके पीछे तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल बैकिंग होती है। उनको पता होता है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, उनको पता होता है कि नीचे कोई उनको पूछ नहीं सकता, वो अपनी मर्जी से जिस तरह इदारे को चलाएं, जिस तरह के फैसले करें, कोई पूछने वाला नहीं है। और यही होता है। और उस मुल्क और फिर उस इदारों के अंदर हम ओवर स्टाफिंग भी देखते हैं। जब कोई सियासी बुनियादों पर तकर्रुर होता है तो यकीनी तौर पे वहाँ पे ज़रूरत हो या ना हो, एक तो यह कि ज़रूरत से ज़्यादा स्टाफ रखा जाता है। फिर ये भी होता है सदा, आपने देखा है कि इनकॉम्पिटेंट लोग, गोया कि उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, बट क्योंकि वो सियासी बुनियादों पे उनकी तकर्रियाँ हो रही होती हैं तो कोई नहीं देखता कि क्या रेलिवेंट उनके पास कोई डिग्री है भी सही कि नहीं, उनको अपॉइंट कर दिया जाता है। तो फिर इस तरह इदारे तबाह बर्बाद होते हैं। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल तो मेरे ख्याल में, जिस तरह आपने भी कहा कि इस मुल्क के अंदर भाई देखें, बड़े दिमागों का काम है कि उन्होंने पॉलिसीज़ बनानी है, बट जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस मुल्क के अंदर इसी तरह के प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स नहीं उनको स्टैब्लिश करना होता है। तो अगर आप ऐसे इदारों को सियासत की भेंट चढ़ा देंगे तो फिर कैसे प्रोफेशनल्स आपके हाथ आएंगे? क्या वो इस काबिल होंगे कि इस मुल्क के अंदर एक बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को वजूद में लेके आएँ? तो मुझे तो बड़ा अफसोस और असद यकीनी तौर पे कि ये अनफॉर्चुनेट है कि अगर ये चीज़ें होने जा रही हैं। इससे पहले भी आपने देखा है अब्दुल कादिर शाह साहब, वो खुर्शीद शाह साहब के भाई थे, इस बुनियाद पे वो वहाँ पे बैठे थे। यार खुदा का वास्ता है, कम अज़ कम उन इदारों को तो छोड़ दें कि जो इस मुल्क की बका के लिए बड़े नागुज़ीर हैं, बड़े ज़रूरी हैं। अगर ये इदारे बाकी नहीं रहेंगे तो खुदा न खासा ये मुल्क बाकी नहीं रहेगा। और आपको याद होगा सर कि माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब PCB के चेयरमैन की तकर्री के मुतालिक कितनी ज़्यादा तनकीद करते थे कि ये कोई ऐसा एक ये पेट्रनेज अपॉइंटमेंट नहीं है कि वज़ीर आज़म जो भी चाहें उसी तरह का फ़ैसला हो जाए और उनके जो कोई करीब हों, उनके अपने जो कोई अपॉइंटी हों, उनको इतने अहम अदारे का सरबराह लगा दिया जाए। लेकिन जनाब ना सिर्फ इस इंतज़ामिया ने वही किया PCB के साथ, अब जो PEC में भी माजी में इस तरह के, जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये पेट्रनेज वाले ट्रेंड्स के पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं, उनके रिश्तेदार, वो बीच में जो मुस्लिम लीग नवाज़ का इसमें असर था, और अब PTI ने जो अपना वो सपोर्ट कर रही है, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी, अपने ही रुकने कौमी असम्बली को, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है। वो भी है असद, यूटिलिटी स्टोर्स का आपने क्या असर किया पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करके। अब तो HEC हायर एजुकेशन कमीशन का क्या असर करने जा रहे हैं? अब बेहतर है कि जो आपके रेगुलेटरी अदारे हैं वो उसी तरह खुद मुख्तार हों जो उनका मैंडेट उनको इजाज़त देता है,
और उनको वही इख्तियारात सौंप दिए जाएं जो कि उनको मिलने चाहिए। एक और सियासी पेट्रनेज अपॉइंटमेंट जिसकी पहले से ही आपके पास बेतहाशा हैं, उसको उस फहरिस्त में ना शामिल किया जाए। पीईसी जिसमें इतनी ज़्यादा पेचीदा इंजीनियरिंग के इनिशिएटिव्स हैं, इतने ज़्यादा पेचीदा उसको कानून साजी करनी है, अपने रेगुलेशंस की कानून साजी करनी है, जब तक आप उसमें इस तरह की खुद मुख्तारी नहीं लाएंगे तो यही सिलसिला चलता रहेगा। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी अमूर पर, अफ़गानिस्तान में जो इनखला होने को जा रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का इस पर बयान। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गो राय। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि अफ़गान तालिबान कोई इतने ज़्यादा पाकिस्तान से जुड़े हुए नहीं हैं और कि रियासत पाकिस्तान का उन पर इतना ज़्यादा असर नहीं है, जो वो फ़ैसले करते हैं आज़ादाना तौर पर करते हैं। और ये भी कहा कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के इशू पर ना सिर्फ उसको बर्बाद किया है लेकिन इनखला में भी वाज़े कोताहियाँ देखने को मिली हैं। अब शराजी साहब, ये इसका जो एक कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि जो बाइडन की इंतज़ामिया के जो आला नुमाइंदे हैं वो कुछ देर से डू मोर की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार डू मोर का मतलब ये है कि आप तालिबान को कहें कि अफ़गानिस्तान में जो एक लाइटनिंग किस्म का ये अटैक कर रहे हैं, ब्लिट्स कर रहे हैं, उसमें नरमी लाएं और एक बार फिर बात करें, वापस आएँ नेगोशिएशन टेबल पे। किस तरह देखते हैं जनाब? मैं तो इस बात को लेकर हैरान होता हूँ कि ख़ुद अमेरिका डायलॉग टेबल के अगर ऊपर तालिबान को ये बात नहीं समझा सका या इस बात पे कायल नहीं कर सका, तो पाकिस्तान से इस तरह की उम्मीद रखना कि पाकिस्तान ऐसा कर लेगा, मैं नहीं समझता कि कोई रियलिस्टिक अप्रोच है। चाहिए अमेरिका को कि पाकिस्तान का जितना रोल है उसको अप्रिशिएट भी करे और उतना ही डिमांड करे। उससे बढ़ के तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान रोल प्ले कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास स्विच ऑन ऑफ बटन नहीं है अफ़गानिस्तान को लेके। और एक तरफ फिर ये भी देखना चाहिए कि काबुल के अंदर जो बैठी हुकूमत है, क्या आज तक वाशिंगटन से उसे शटअप कॉल दी गई है कि वहाँ से जिस तरह के इल्ज़ामात और जिस तरह की ज़बान पाकिस्तान से मुताल्लिक़ इस्तेमाल हो रही है, क्या उससे पाकिस्तान इनकरेज होगा? और पाकिस्तान, मुझे तो लगता है कि इस तरह की गुफ्तगू सुनने के बाद जो एक ड्यू रोल है, शायद उससे भी आप पीछे हट जाते हैं कि जब हमारे किरदार को सराहा नहीं जा रहा, उसको स्पेस नहीं दी जा रही, उल्टा ब्लेम किया जा रहा है, तो ऐसे में आप कहें कि सारे मामले को, सारे मुद्दे को हल करने के लिए पाकिस्तान ने 100% अपना इनपुट देना है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और हकीकत भी यही है, इससे पहले भी जितनी भी कोशिशें हमने की हैं उसका नतीजा ये निकला है कि लगता ही है कि कुछ धड़े ज़रूर शायद हमारी बात सुनते हैं। और बार बार रियासत पाकिस्तान से ये कहा गया है कि कुछ लोग शायद ऐसे हैं कि जिनकी फैमिलीज़, जिनके फॉलोअर्स पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अफगान धड़े भी हैं तालिबान के जो पाकिस्तान के हरगिज़ कंट्रोल में नहीं हैं, उनके कनेक्शंस कहीं और हैं, जो बिल्कुल उनके इंडिजिनस ग्रुप्स हैं वहीं पे वो ऑपरेट करते हैं, उनकी कहीं कोई और एक तरह से कोई नेटवर्क्स नहीं है। तो फिर ऐसे में पाकिस्तान को ये कह देना कि शायद हमने ही सारे मामले को देखना या हल करना है, ये एक डिप्लोमेटिक प्रेशर के तौर पे इस तरह की स्टेटमेंट देना या डिमांड करना तो शायद एक उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो, लेकिन हक़ायक़ को अमेरिका भी समझता है। 20-21 बरस वहाँ पे उन्होंने गुजारे हैं, तो वहाँ पे क्या कुछ, कौन से धड़े हैं, कितने ताकतवर हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, मैं समझता हूँ कि अमेरिका बेहतर जानता है। तो अगर इस तरह के प्रेशर्स ऑन रखे जाएंगे, इससे मसाइल तो हल नहीं होंगे बल्कि उल्टा इससे पेचीदगियाँ और बढ़ेंगी। तो बेहतर यह है कि जो रोल अमेरिका ने ख़ुद प्ले करना है, विथड्रॉल से ले के उसके बाद की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, और जो पाकिस्तान का रोल है उसको अप्रिशिएट भी किया जाए और उससे उतने तकाजा किया जाए, तो फिर तो ठीक है। इससे बढ़ के अगर किया जाएगा तो जारी सी बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि मसाइल हल नहीं होंगे बल्कि कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा गहरा होता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और इफ्तिखार शराजी को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें। अगले हफ्ते तक खुदा हाफ़िज़।